ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम ईटीएफ कोर्स जो हमारा फ्री ईटीएफ कोर्स स्टार्ट किया है उसका ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम ईटीएफ्स की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने ईटीएफ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। पार्ट सेकंड में हमने साइकोलॉजी जानी थी ईटीएफ ट्रेडिंग की। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखें। इस फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट ईटीएफ सेलेक्ट करें। साथ में मैं आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा, जिसमें वो 11 बेस्ट ईटीएफ है जो कंप्लीट मार्केट को कवर भी करती है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। और उनके साथ में उनका लॉजिक भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ये ईटीएफ सेलेक्ट की है मैंने। क्लियर? इसके अलावा देखो हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। सबसे पहले देखो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या-क्या चीज़ें समझनी चाहिए। एक हमें अंडरलाइंग एसेट समझना चाहिए कि ये ईटीएफ जो है वो किसे ट्रैक करती है, इसकी इंडेक्स क्या है और उस इंडेक्स में क्या-क्या स्टॉक है। एक एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक वॉल्यूम, एक बिड आस्क स्प्रेड, एक ट्रैकिंग एरर और एक एक्सपेंस रेशियो। इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए किसी भी ईटीएफ को सेलेक्ट करने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ को समझते हैं कि किस तरह ये क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडरलाइंग एसेट। किसी भी ईटीएफ का अंडरलाइंग एसेट कोई इंडेक्स होती है और इस इंडेक्स को आप समझ सकते हो उस इंडेक्स की फैक्ट शीट से। देखो आपको किसी भी इंडेक्स या ईटीएफ की फैक्ट शीट चाहिए तो आप निफ्टी इंडाइसेज नाम की जो वेबसाइट है, एनएससी की सब्सिडरी कंपनी है निफ्टी इंडाइसेज, वहाँ से उस इंडेक्स की फैक्ट शीट को डाउनलोड कर लो और उस फैक्ट शीट में देखो क्या-क्या डिटेल दे रखी है। इसके अलावा आप उस ईटीएफ की फैक्ट शीट भी डाउनलोड कर सकते हो उस एएमसी की वेबसाइट से। उस फैक्ट शीट में आपको दिखेंगे कि होल्डिंग स्टॉक्स कौन-कौन से हैं, सेक्टर में किस सेक्टर में कितना परसेंट का एलोकेशन है और होल्डिंग स्टॉक्स कौन-कौन से हैं। उस इंडेक्स का पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स क्या है, ईयरली रिटर्न क्या है, ईयर टू डेट क्या है, 6 मंथ का क्या है, सिंस इंसेप्शन क्या है, 5 ईयर का रिटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हो। देखो किसी भी इंडेक्स का रिटर्न पहले का क्या रहा है, उसके आधार पे हम जज कर सकते हैं। वैसे पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती, फिर भी हम उसके अकॉर्डिंगली जज कर सकते हैं। एक है कि उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कि भई वो सेक्टर आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में कि वो फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ समझना। सेकंड जो चीज़ है, ईटीएफ को सिलेक्ट करने के लिए, अगर आपने सबसे पहले जो ईटीएफ आप सेलेक्ट करोगे, तो वो आप ईटीएफ नहीं इंडेक्स को सेलेक्ट करोगे कि ये इंडेक्स है जिनका डाइवर्सिफिकेशन, फोकस सब सही है और फ्यूचर ग्रोथ सही लग रहा है। उसके बाद में आप उस इंडेक्स के जो ईटीएफ्स अवेलेबल है, उनको सेलेक्ट करोगे, तो हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले ईटीएफ्स को सेलेक्ट करना है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ ईटीएफ्स ट्रेड ऑन ए डे, कि एक दिन में कितने ईटीएफ्स ट्रेड हुए थे, उसका नंबर क्या कहलाता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करते हो, लास्ट 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम देखते हो। 30 डेज का क्या देखते हो? एवरेज वॉल्यूम देखते हो, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। किसी एक दिन का वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है तो एवरेज देखते हो। वॉल्यूम हाई होगा तो ट्रेड का एग्जीक्यूशन हाई होगा, यानी आप जब कोई प्राइस लगाओगे बाई करने के लिए तो आसानी से उस प्राइस पे बाई हो जाएगा, और या आप कोई सेल करने के लिए प्राइस लगाओगे तो उस प्राइस पे सेल हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर वॉल्यूम कम हुआ तो हो सकता है आपकी वो प्राइस से हिट ना कर पाए, जबकि वो वहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस होने के बावजूद भी हो सकता है वो प्राइस वापस से ना आए। तो वॉल्यूम हाई होना सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कंडीशन है किसी भी ईटीएफ को सिलेक्ट करने के लिए। ये जो कंडीशन है ईटीएफ को सिलेक्ट करने के लिए, हाई एयूएम। एयूएम क्या होता है? एयूएम होता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है किसका? नंबर ऑफ ईटीएफ्स और मार्केट प्राइस का। कि मान लो कोई भी ईटीएफ है,
उसकी मान लेते हैं कि 1 लाख क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग है और उस ईटीएफ की प्राइस 20 रुपीज़ है। तो उस ईटीएफ का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा? 20 लाख, राइट? तो किसी भी फंड में केवल वॉल्यूम उसका पैरामीटर नहीं होता, है ना? कि उसमें पैसे भी लगे हुए होने चाहिए बहुत सारे। प्राइस बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें अगर वो एयूएम ज़्यादा है तो लोगों को उस पे ज़्यादा भरोसा है, तभी तो उस पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है। तो वो एक अच्छा सिग्नल हो गया उस एएमसी के लिए, उस पर्टिकुलर ईटीएफ के लिए और उस इंडेक्स के लिए, सभी के लिए, राइट? हायर द ईटीएफ्स एयूएम ग्रेटर लिक्विडिटी, एयूएम ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा, यानी वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, बेचने वाले खरीदने वाले ज़्यादा होंगे और उससे ट्रेड की एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हाई वॉल्यूम होने के लिए हाई एयूएम भी होना जरूरी है। थर्ड है लो एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो लो होना चाहिए। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि एक ईटीएफ जो है वो उसके मैनेजमेंट के लिए एक एनुअल फीस ली जाती है, वो एक्सपेंस रेशियो कहलाती है। से ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो होता है 0.2%। अगर मान लो 0.2 है तो वो 0.20 है। यानी अगर आप 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें से 20 पैसा आपका पर ईयर एक्सपेंस रेशियो कट जाएगा। वो एएमसी का चार्ज है जो उस फंड में रिसर्च करते हैं, उनका स्टाफ होता है, उनके ऑफिस रन होते हैं, उन सब का खर्चा होता है, वो ये होता है, राइट? अब मान लो नेक्स्ट ईयर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 200 रुपीज हो गया था, 100 रुपीज, तो उस पर 40 पैसा फिर से काट लिया जाएगा। तो ये एक्सपेंस रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कम होता है, या हम कहें कि आपकी जो प्रॉफिट और कैपिटल दोनों मिला के जो फाइनल अमाउंट हुई है उसमें से माइनस होगा। अगर ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपको उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके रिटर्न उतने अच्छे हो जाएंगे। तो देखो, दिखने में ऐसे लगता है कि अगर एक्सपेंस रेशियो 0.20% है या 0.12% है तो बहुत ही कम डिफरेंस है, पर आप लॉन्ग टर्म पे देखोगे तो इसका बहुत काफ़ी डिफरेंस बन जाता है। तो आपको जब भी ईटीएफ को सिलेक्ट करो तो ऐसे ईटीएफ को सिलेक्ट करो जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो। तो आपको रिलेटिवली देखना है, वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो भी कम होना चाहिए। अगर मान लो वॉल्यूम लगभग इक्वल है तो एक्सपेंस रेशियो कम वाले को सिलेक्ट करो। जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है और उसका वॉल्यूम बहुत कम है तो आपको उस ईटीएफ को सिलेक्ट नहीं करना। नॉर्मली क्या होता है कि वॉल्यूम ज़्यादा होने से या एयूएम ज़्यादा होने से एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको जो चार्ज एज ए परसेंटेज कम किया जाता है तो भी एज ए वैल्यू ज़्यादा आ जाता है। जैसे मान लो किसी फंड का एयूएम है 1 करोड़, राइट? और अगर वो 0.1% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं, वहीं पे अगर कोई फंड है जिसका एयूएम है 10 करोड़, कितना है? 10 से करोड़, और वो अगर 0.01 कर रहे हैं, राइट? यानी 1 करोड़ वाला जो है वो तो कर रहा है 0.1, और जो 10 करोड़ है वो कर रहा है 0.01। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका बहुत सिंपल सा रिजल्ट आएगा कि भाई दोनों का जो वैल्यू है वो सेम बनेगी, 0.1 और 0.01। तो अगर एयूएम ज़्यादा होगा तो एएमसी क्या करेगी? एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज करेगी ताकि उसके रिटर्न से अच्छे दिखाई दे, और उसका खर्चा तो चल ही रहा है। तो एयूएम ज़्यादा होने पे एक्सपेंस रेशियो कम होने की संभावना रहती है। ट्रैकिंग एरर, देखो ट्रैकिंग एरर क्या है? ट्रैकिंग एरर है कि एक तो फंड का रिटर्न है और एक इंडेक्स का रिटर्न है। यानी लास्ट 1 ईयर में फंड ने कितना रिटर्न दिया और उसके अंडरलाइंग इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाती है? ट्रैकिंग एरर। देखो, अगर फंड ने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया तो भी वो ट्रैकिंग एरर कहलाएगी। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो जो इंडेक्स में नहीं है, और उसकी वजह से अगर ये आज ऊपर ज़्यादा गया तो कल को हो सकता है वो नीचे भी ज़्यादा जाए। तो ये वैसे तो निकाला जाता है डेली डेविएशन का एब्सोल्यूट एवरेज होता है, पर अपन इतना नहीं समझते, अपन बहुत सिंपल समझते हैं कि भाई एक साल में फंड ने कितना रिटर्न दिया, इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस है, चाहे वो डिफरेंस पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, वो ट्रैकिंग एरर कहलाता है। तो ट्रैकिंग एरर हमेशा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, जिसका
कम ट्रैकिंग एरर है, इसका मीनिंग है कि फंड जो है वो इंडेक्स को बहुत ही क्लोजली कॉपी कर रहा है। तो जैसा रिटर्न फ्यूचर में इंडेक्स का रहने वाला है, वैसा ही फंड का रहने वाला है। कई बार क्या होता है कि फंड का साइज बड़ा होने की वजह से ट्रैकिंग एरर बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे मान लो इंडेक्स में कोई स्टूडेंट है वो चीज़ खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइस बदल जाती है, बहुत बड़ी अमाउंट में खरीदना पड़ रहा है, या बहुत कम होने पे भी ट्रैकिंग एरर बढ़ जाती है। तो आप ये देख सकते हो कि एयूएम और आपने एक्सपेंस रेशियो को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में देखो कि ट्रैकिंग एरर तो कहीं ज़्यादा नहीं है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के जितने भी ईटीएफ्स हैं, उन सब की ये डाटाओं की लिस्ट बना लो। फिर आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो कि भई इन सब के आधार पे ये बेस्ट ईटीएफ रहेगा। लो बिड आस्क स्प्रेड, देखो बिड आस्क स्प्रेड होती क्या है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो किसी ईटीएफ को खरीदना चाहता है, तो वो उस प्राइस का बिड लगाएगा, है ना? बहुत सारी बिड होगी और उसमें जो हाईएस्ट बिड होगी, जैसे मान लेते हैं किसी की हाईएस्ट बिड है ₹12.10, राइट? और जो इसे बेचना चाहता है वो एक आस्क प्राइस लिखता है कि भाई इस प्राइस में मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जैसे मान लो इसी ईटीएफ की आस्क प्राइस है ₹12.20, राइट? तो आस्क प्राइस की जो लोएस्ट आस्क प्राइस है और जो हाईएस्ट बिड प्राइस, देखो यहाँ नीचे और बिड प्राइस होगी जो इससे कम होगी, और यहाँ नीचे और आस्क प्राइस होगी जो इससे ज़्यादा होगी। लोएस्ट आस्क प्राइस और हाईएस्ट बिड प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या कहलाता है? बिड आस्क स्प्रेड। अब देखो मान लो आप 12.10 पे खरीदना चाह रहे हो, पर आस्क प्राइस 12.20 है, तो आसानी से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। पर इसके बजाय आस्क प्राइस 12.11 होती, तो ये क्या कहलाती? बिड आस्क स्प्रेड नैरो कहलाती। और इसमें क्या होता? जिसको जल्दी खरीदना होता वो 12.11 पे खरीद लेता, और जिसको जल्दी बेचना होता वो 12.10 पे बेच देता, और आराम से एग्जीक्यूशन आपकी डिजायर्ड प्राइस पे जो आपको देख के लग रही है उस पे कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होता कि आप 12.20 पे खरीदते और जैसे 12.10 पे एग्जीक्यूशन होता और आपको लगता कि प्राइस तो बहुत गिर रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बिड आस्क स्प्रेड कम होगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिड आस्क स्प्रेड को देखना, किसी भी ईटीएफ के पास बिड आस्क स्प्रेड को देखना। नॉर्मली वॉल्यूम ज़्यादा है तो बिड आस्क स्प्रेड कम हो जाएगा। तो ईटीएफ को सिलेक्ट करने के लिए मैं मानता हूँ कि दो ग्रुप बनाए जाने चाहिए, एक डाइवर्सिफाइड ईटीएफ, एक फोकस ईटीएफ। डाइवर्सिफाइड ईटीएफ का मतलब ऐसे ईटीएफ जिसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हो, जिसमें रिस्क कम हो जाएगी, रिटर्न कम हो जाएँगे, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहेंगे इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से। फोकस ईटीएफ जहाँ कम स्टॉक्स है, हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है ना? आप देखो ईटीएफ में रिस्क तो उस तरह से रहती नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो वो वापस रिटर्न दे ही देती है। तो आप यहाँ पे जो फ़ोकस्ड ईटीएफ जो हैं, उनको आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। तो हम देखेंगे किस ईटीएफ को हम डाइवर्सिफ़ाइड में रखें और किसको हम फ़ोकस में रखें। डाइवर्सिफ़ाइड ईटीएफ में एक तो आप ब्रॉड मार्केट ईटीएफ्स ले सकते हो, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड 150, निफ्टी स्मॉल 250। एक स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स को ले सकते हो। देखिए स्मार्ट बीटा ईटीएफ जैसे निफ्टी 200 मोमेंटम 30, यानी 200 कंपनियों में से 30 कंपनी की, पर वो अलग-अलग फ़ील्ड की है। तो एक तरह से क्या हुआ? डाइवर्सिफाइड हो गई। इंटरनेशनल ईटीएफ है जैसे नैस्डैक 100 हो गई, राइट? इस तरह की ईटीएफ है। तो यहाँ कुछ मैंने नाम लिखे हैं इंडेक्स और आइडियाज़ के। अगर आप फोकस्ड ईटीएफ की बात करो तो एक सेक्टरल ईटीएफ है, जैसे निफ्टी आईटी इंडेक्स है, उस पे बेस्ट ईटीएफ है। तो उसमें केवल आईटी की कुछ कंपनीज़ हैं। तो वो क्या होगी, एक स्पेशल फ़ोकस हो गई, उस सेक्टर में अच्छा हो रहा है तो ईटीएफ अच्छा करेगी, उस सेक्टर में खराब हो रही है तो ईटीएफ खराब करेगी। ऐसे थीमेटिक है, थोड़ा-सा डाइवर्सिफिकेशन इसमें बढ़ जाता है, जैसे इंफ्रा ईटीएफ हो गई, तो इसमें क्या करते हैं, इंफ्रा से रिलेटेड 2-3 सेक्टर्स की कुछ ईटीएफ्स होती हैं। जैसे कमोडिटी ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ है, तो इसमें केवल एक गोल्ड ही तो है, सिल्वर ईटीएफ है तो केवल एक सिल्वर ही तो है, राइट? इस तरह से ये फोकस ईटीएफ है, ये ज़्यादा वोलेटाइल होती है, और ज़्यादा वोलेटाइल है तो हमारे ट्रेडिंग व्यू से ये अच्छी ईटीएफ्स है, राइट? तो डाइवर्सिफाइड ईटीएफ हमारे इन्वेस्टमेंट व्यू से और फोकस्ड ईटीएफ हमारे ट्रेडिंग व्यू से अच्छी रहती है। आपको कहें कि ट्रेडिंग के लिए कौन सी ईटीएफ है, तो सिंपल है, सेक्टोरल, क्योंकि ये फोकस है।
थीमेटिक फोकस है। मोमेंटम वैसे तो डाइवर्सिफाइड हो गई क्योंकि अलग-अलग सेक्टर से इसमें रहती है, पर इसमें स्टॉक्स कम होने से प्राइस का मोमेंटम ज़्यादा होने से वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो हमारी ट्रेडिंग के लिए अच्छी है। गोल्ड और सिल्वर सिंगल सिंगल कमोडिटी पे बेस्ड है तो ये भी क्या होगी, ज़्यादा वोलेटाइल होगी और जो ईटीएफ ज़्यादा वोलेटाइल होगी वही ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ईटीएफ रहेगी। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए ईटीएफ की बात करो तो ब्रॉड मार्केट ईटीएफ है। अगर हम हमारी स्मार्ट बीटा ईटीएफ में बात करें तो वैल्यू ईटीएफ, मोमेंटम ईटीएफ स्मार्ट बीटा ईटीएफ थी जो ट्रेडिंग के लिए सही थी। ऐसे हमारी वैल्यू ईटीएफ स्मार्ट बीटा ईटीएफ है वो इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है। अगर हम बात करें ईटीएफ जो हाई रिटर्न देती है तो थीम बेस्ट कि अभी जैसे कौन सी थीम चल रही है, जैसे पिछले दिनों में पीएसयू की थीम चली है ना, सीपीएसई ईटीएफ की थीम चली, इंफ्रा चला और डिफेंस चला, तो वो थीम थी जो चल रही थी, वो अच्छा रिटर्न देती है। इसके अलावा अब आप कौन सी थीम पे देख सकते हो, जैसे अभी मार्केट करेक्शन में है तो आप देख सकते हो कि थोड़ी सी डिफेंसिव ईटीएफ्स हो, जैसे आप कंजप्शन, एफएमसीजी इन पे फोकस कर सकते हो अभी के लिए, है ना? या बैंक आपको लग रहा है कि अंडर वैल्यूड है, फ्यूचर में ये चल सकता है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, उससे बेस्ट कि अब ये सेक्टर चलेगा, तो आप उन ईटीएफ से कर सकते हो। ये हाई रिस्क वाली है क्योंकि जितनी जल्दी ऊपर जाती है, उतनी जल्दी नीचे भी आती है, तो आप एसआईपी मोड के लिए ही इन्हें कंसिडर कर सकते हो। ईटीएफ विद लो रिस्क, अगर आपको लो रिस्क के साथ ईटीएफ देखनी है, तो आप डाइवर्सिफाइड ईटीएफ देखो, जैसे निफ्टी 50 देख ली, निफ्टी वैल्यू 20 वाली देख ली, है ना? एफएमसीजी और कंजप्शन की देख ली, है ना? कि भई अभी ये मार्केट डाउन है, तब ये चलेगी, या मार्केट डाउन नहीं है, तो भी ये स्लो ऊपर जाती है। एक और चीज़ जो देखनी है, आप जब एक लिस्ट सेलेक्ट करो तो मिनिमम ओवरलैप होना चाहिए। जैसे मान लो अभी हम एक 11 ईटीएफ्स की एक लिस्ट बनाएँगे, उस ईटीएफ की लिस्ट में हमने ये ध्यान रखा है कि मिनिमम ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? कुछ स्टेक्स होते हैं जो आपकी सभी ईटीएफ्स में कॉमन आ गए, और मान लो आपने एक ईटीएफ ली, उस ईटीएफ में कुछ स्टॉक्स थे, वही दूसरे ईटीएफ्स में उसके 50% हो गए, तो इसका मतलब सही डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और आपकी जो ईटीएफ्स है उनमें मिनिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। इसके लिए सिंपल सा काम है कि आपकी ईटीएफ्स अलग-अलग सेक्टर्स को, अलग-अलग थीम्स को ट्रैक करें। क्लियर है? तो बेस्ट 11 ईटीएफ्स फॉर ट्रेडिंग, है ना? अब इन्वेस्टिंग के लिए भी हम कभी कवर करेंगे, अभी हम ट्रेडिंग के लिए। तो जैसे देखो मैंने सबसे पहले जो 2 ईटीएफ्स लिए, ये हमारी स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स हैं। पहली है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, यानी निफ्टी के 200 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाएगा मोमेंटम स्कोर के आधार पे। तो इसमें देखो निफ्टी लार्ज कैप आ गई पूरे स्टॉक्स, और मिड कैप के 100 स्टॉक्स आ गए, यानी पहले 200 स्टॉक्स आ गए और उसमें से केवल 30 को सिलेक्ट किया गया है मोमेंटम पे आधार। ये स्टॉक्स बदलते रहेंगे, मोमेंटम किसमें अच्छा रहता है और ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और अच्छी रिस्क भी है, राइट? फिर हमने अगला लिया निफ्टी स्मॉल कैप 250। देखो पहली 200 कंपनी आ गई, 201 से लेके 250 तक हमने कहीं इंक्लूड नहीं किया, 251 से लेके 500 तक आगे की जो 250 कंपनी है उनमें से हमने 100 कंपनीज को सेलेक्ट किया, और यहाँ जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया वो मोमेंटम और क्वालिटी दोनों लगाया। इन दोनों ईटीएफ में कोई भी स्टॉक्स कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहली 200 में से सेलेक्ट करती है, आगे वाली 250 में से सेलेक्ट करती है, तो कोई भी स्टॉक कॉमन नहीं है। और हम कह सकते हैं पूरे मार्केट का मोमेंटम जो है, जो पूरे मार्केट में जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनको ये कंसिडर कर लेगी, यानी जिनमें प्राइस में जल्दी मूवमेंट हो रहा है, राइट? अब हम आगे देखते हैं हमारे सेक्टर बेस। तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया जिसमें एक भी कॉमन नहीं है। हाँ, इन ग्रुप के स्टॉक्स आगे वाले ग्रुप में ज़रूर हो सकते हैं, कोई कन्फर्मेशन नहीं है पर हो सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं, अगला हमने लिया बैंक आईईटीएफ। देखो ये इंडेक्स हमने हमारे कॉन्सेप्ट से कि कौन-सा सही है, कौन-सा हमें किस तरह से डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए, किस तरह से मिनिमम ओवरलैपिंग होना चाहिए, ऐसा लग गया। पर ईटीएफ को जो हमने किया वो एयूएम, वॉल्यूम, ट्रैकिंग एरर, इसके आधार पे सिलेक्ट किया है। और मैंने एक चीज़ और साथ में जोड़ी है, वो है कि लो प्राइस, यानी देखो प्राइस कम होती है तो ज़्यादा इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, उससे वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और बिड आस्क स्प्रेड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अगला हमने लिया बैंक जो सेक्टोरियल है।
आगे के हम और देख लेते हैं जो सेक्टर के हैं, जैसे ईवी। मैंने ऑटो के बजाय ईवी लिया क्योंकि ईवी में मुझे लगता है फ्यूचर है ना? अभी की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑटो और ईवी लगभग एक जैसे से ही है, पर हो सकता है आगे कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाए इंडेक्स में, कौन कंपनी ईवी के फील्ड में ज़्यादा अच्छा करती है तो वो इसमें रह जाएगी। एफएमसीजी है, जो एक स्टेबल रहता है ना? एफएमसीजी, आईटी बीज है और फार्मा बीज है। यहाँ अगर हम बात करें तो हमने कुछ सेक्टर्स लिए हैं जैसे बैंक, ईवी, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा। ये अलग-अलग सेक्टर है। इन सेक्टर की कोई भी कंपनी जो इनके अंडरलिंग है, वो एक नहीं हो सकती, क्योंकि जो कंपनी फार्मा की है वो एफएमसीजी की नहीं हो सकती, जो फार्मा की वो आईटी की नहीं हो सकती, जो आईटी की है वो ईवी में नहीं हो सकती। यानी सब कंपनीज अलग-अलग सेक्टर से है अभी तक तो। फिर आगे बात करते हैं हम गोल्ड और सिल्वर। आपको पता है गोल्ड और सिल्वर अलग एसेट हो गई, ये एक हमारी कमोडिटी है, प्रीशियस मेटल है, और वो उन सभी सेक्टर ईटीएफ से डिफरेंट हो गई, तो हम इसे भी एक तरह का सेक्टर कह सकते हैं, राइट? अगला जो हमने ग्रुप लिया है वो इंटरनेशनल ईटीएफ है, मोन 100, नेस्टेक 100 और हैंगसेंग टेक। देखो ये हमारा यूएस पे बेस्ड है, ये चाइना पे बेस्ड है। मिराई, एसेट, एचके, हांगकांग टेक, है ना? ये चाइना पर बेस्ड है। अब इसमें जो चीज़ है आप ये देखो कि यूएस और चाइना डेवलप कंट्री है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में अब ज़्यादा डेवलपमेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। वो जो कंट्री है उनका जो ग्रोथ होने वाला है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होना है, जो टेक्नोलॉजी बाहर की कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैंने नेस्डेक, ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड 100 कंपनी है, और हैंगसेंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ हमने टोटल 4 ग्रुप्स लिए हैं। एक बार मैं उन चारों ग्रुप को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब तक आप अपने अंडरलाइंग एसेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता जब ये अभी मार्केट गिर रहा है ना? आपकी होल्डिंग के कुछ ईटीएफ्स जो हैं वो 11-11, 10-10% गिर गए होंगे। मेरे तो गिर गए, राइट? जो ट्रेडिंग में थे, जो इन्वेस्टिंग में थे वो नहीं गिरे, क्योंकि उनको लगभग 1 ईयर का टाइम हो गया तो वो पॉजिटिव में हैं। पर जो ट्रेडिंग के हैं वो गिर गए हैं। फिर भी उनमें टेंशन ना हो, आपको डर नहीं लगे ईटीएफ में, उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए आपने क्या होल्ड कर रखा है। तो अगर हम इन 11 ईटीएफ्स की बात करें, तो पहले ग्रुप में हमने स्मार्ट बीटा लिए, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न है, पर वो एक डाइवर्सिफाइड बास्केट है, तो टेंशन उसमें लेनी नहीं है। तो पहले ग्रुप में कौन आया? स्मार्ट बीटा। दूसरे ग्रुप में हमारे सेक्टर्स आए, राइट? तो उन सेक्टर्स की हम बात करें तो वो अलग-अलग सेक्टर थे, जैसे बैंक था, ईवी था, आईटी था, फार्मा था, एफएमसीजी था। तो इन सेक्टर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी सेक्टर्स हैं जो कंटिन्यूअस वर्क करने वाले अच्छे खासे स्टेबल सेक्टर्स हैं। फिर हमने कमोडिटी ली, गोल्ड एंड सिल्वर। फिर हमने इंटरनेशनल लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस दौरान ये दोनों ही ग्रुप बुरी तरह से पिटे हुए हैं, पर गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ा हुआ है, और आपके ये जो इंटरनेशनल वाले हैं वो भी बढ़े हुए हैं, राइट? तो 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप डाउन है, 2 बढ़े हुए हैं। तो हो सकता है इधर आपने लेटेस्टली कुछ प्रॉफिट बुक किए हो और उन्हीं प्रॉफिट को यहाँ इन्वेस्ट किया, हो सकता है उसके बाद भी ये गिरे हुए हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से ये साइकिल स्टार्ट होगा। तो हमने फोकस ईटीएफ लिए, पर उन सबको मिला के हमने इस तरह से डाइवर्सिफाई किया कि मिनिमम ओवरलैपिंग है। इन तीनों ग्रुप्स की बात करें तो इनमें एक भी स्टॉक या सेक्टर या अंडरलाइंग एसेट आपका ओवरलैप नहीं करा। हाँ, अगर हम स्मार्ट बेटा की बात करें तो इनमें से कुछ इन बचे हुए 3 में ओवरलैप कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपने देखा किस तरह से हमने हाईएस्ट डाइवर्सिफिकेशन किया है इस ईटीएफ को। तो आप इस ईटीएफ को कंसीडर कर सकते हो और इन ईटीएफ्स को अपने स्टडी के हिसाब से। देखो यहाँ एक डिस्क्लेमर दे दूँ, एटीएफ में रिस्क होती है, मार्केट रिस्क, अब ईटीएफ गिर रहा है, तो आप अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। ये केवल एजुकेशन के लिए है, कोई भी हमारी एडवाइज नहीं है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, एक तो हमारे इसके 2 पहले के पार्ट के और एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। और कमेंट में भी हमें पूछे, कोई भी डाउट हो तो हम आपके लिए हैं। थैंक यू।